Hello friends, welcome to Egg Medical Education. Today we will discuss regarding BSc Nursing third semester पैथोलॉजी की फर्स्ट यूनिट। तो पैथोलॉजी की फर्स्ट यूनिट को ऑल ओवर इसी वीडियो में खत्म करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग क्या है इसकी? एक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी की स्टडी का इम्पोर्टेंस क्या है और उसका एक्शन क्या है, उसका काम क्या है आगे। तो पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंजेस। पैथोलॉजी का मतलब है डिजीज की स्टडी करना और उसके जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, बॉडी के कोई भी पार्ट का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन जो चेंज होता है, वही पैथोलॉजी में हम लोग देखते हैं। तो इसमें पैथोलॉजी में दो चीज़ आती हैं, ग्रॉस माइक्रोस्कोपिकली। ग्रॉस में जो नॉर्मल चेंजेस बॉडी में दिखाई देते हैं स्ट्रक्चर में, जो नॉर्मल आप खुद में एक डाई से देख सकते हैं, तो वो हो गया ग्रॉस में आते हैं। माइक्रोस्कोपिक जो माइक्रोस्कोप से दिखे वो माइक्रोस्कोपिक। तो ये चेंज होते हैं बॉडी में स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इन सेल टिश्यू एंड ऑर्गन। बॉडी में मतलब बॉडी में क्या है, सेल टिश्यू ऑर्गन, तो वही दैट अंडरलाई डिजीज अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी अलोज हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू आइडेंटिफाई डिजीज प्रोसेस। जो पैथोलॉजी है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनको हेल्प करती है डिजीज के कॉज को पता लगाने में और डिजीज का सीवियरिटी, किस पार्ट में डिजीज है, कहाँ अफेक्ट कर रही है, ये सब। डिटरमाइन कॉज अंडरस्टैंडिंग मैकेनिज्म ऑफ पैथोजेनेसिस। मैकेनिज्म पैथोजेनेसिस का मतलब है जो पैथोजेनेसिस, जो डिजीज है जो प्रोग्रेस हो रही है वो कैसे कैसे प्रोग्रेस हो रही है, स्टेप बाय स्टेप वो पता लगाने। रिकॉग्नाइज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजिकल मतलब ये होता है स्ट्रक्चर उसका जो होता है। रिलेट टू दीज क्लिनिकल फीचर। द स्टडी ऑफ पैथोलॉजी ब्रिज गैप बिटवीन बेसिक मेडिकल साइंस एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस। इट हेल्प नर्सेस एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल इंटरप्रेट लेबोरेटरी रिजल्ट। जो पैथोलॉजी होती है ये ऑल ओवर जितने लेबोरेटरी रिजल्ट होते हैं उनमें इसका पैथोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है, रिपोर्ट्स को आइडेंटिफाई करने में, इन्वेस्टिगेशन में। तो ये लिखा है अंडरस्टैंड डिजीज प्रोग्रेशन एंड प्रोवाइड बेटर पेशेंट केयर। जब डिजीज का प्रोग्रेशन पैथोलॉजी की हेल्प से पता चल जाएगा कि हाँ पैथोजन है वो किस स्टेज में है अपनी, तो उस हिसाब से पेशेंट को क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड की जा सकती है, बेटर पेशेंट केयर। डिफिनीशन एंड टर्म्स में क्या कौन से टर्म्स आते हैं, तो डिफिनीशन एंड टर्म। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी का मतलब होता है काज क्या है, उसका कारण क्या है। तो द कॉज ऑफ डिजीज इज कॉल्ड इटियोलॉजी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जेनेटिक म्यूटेशन, वो एग्जांपल में दिया गया है। पैथोजेनेसिस, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। जैसे कोई डिजीज है वो डेवलप हो रही है, प्रोग्रेस कर रही है, तो उसका इवेंट जो हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, वही होता है पैथोजेनेसिस। लीजन, लीजन का मतलब होता है स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी प्रोड्यूस्ड बाय डिजीज। जैसे कोई एब्नॉर्मलिटी है स्ट्रक्चर में बॉडी की, वो प्रोड्यूस हो रही है कोई डिजीज की वजह से, तो उसे लीजन बोलते हैं। लीजन ऐसे मैंने कट बोलते हैं ना, तो बस वही कोई लीजन बनना है, मतलब कोई डिजीज की वजह से जब कोई लीजन बनता है तो उसे लीजन कहते हैं, अगर कोई स्ट्रक्चर में उसके चेंज आ रहा है। मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द टिश्यू एंड ऑर्गन। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है अगर स्टडी करना बॉडी के टिश्यू ऑर्गन की, अगर उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं। प्रोग्नोसिस, द लाइकली आउटकम आर कॉज ऑफ डिजीज। डिजीज, प्रोग्नोसिस का मतलब होता है जैसे कोई डिजीज है तो उसका आउटकम क्या होगा, कोड द लाइकली आउटकम, वही मतलब है आउटकम। कोई अगर तुम डिजीज है तो उसका आउटकम क्या होगा, कोई केयर दिए उसका आउटकम क्या होगा, तो वही प्रोग्नोसिस होती है। डायग्नोसिस क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर एंड कॉज ऑफ डिजीज। जो डिजीज का नेचर है वो और उसका काज है, वो दोनों का पता लगाना डायग्नोसिस होता है। अगली हेडिंग है सेल इंजरी। तो सेल इंजरी में सबसे पहले देखेंगे इटियोलॉजी क्या है सेल इंजरी की। तो इटियोलॉजी इसमें कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो कुछ सेल कब कब, सेल को अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है प्रॉपर तो होगी सेल इंजरी, ब्लड नहीं मिल रहा है तब भी होगी, ट्रामा है तब होगी। तो ऐसे कुछ इंग्लिश में पॉइंट लिखे हैं, देख लो। सेल इंजरी कैन रिजल्ट फ्रॉम वेरियस हार्मफुल स्टिमुलाई। जो सेल इंजरी है वो बहुत से हार्मफुल स्टिमुलाई की वजह से हो सकती है। उसके बाद फिजिकल एजेंट में कौन कौन से आते हैं, ट्रामा, टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब कोई हार्ट या फिर कोई बहुत कोल्ड टेम्परेचर को टच किया, सेल इंजरी हो सकती है। रेडिएशन से हो सकती है, रेडिएशन में से एक्सरे, यूवी रे, सनलाइट अगर बहुत ज्यादा है तो।
इन्फेक्शियस एजेंट से कौन कौन से, बैक्टीरिया और वायरस से भी सेल इंजरी हो सकती है। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन में जेनेटिक डिफेक्ट, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से सेल इंजरी हो सकती है। हाइपोक्सिया अभी बताया था, अगर ऑक्सीजन की कमी है उसकी वजह से हो सकती है। पैथोजेनेसिस आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। जो पैथोजेनेसिस है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी की। रिवर्सिबल सेल इंजरी अकर व्हेन द डैमेजिंग स्टिमुलाई इज माइल्ड शॉर्ट लिव्ड सेल एग्जिस्ट। इसका मतलब, रिवर्सिबल का मतलब होता है सेल इंजरी हुई है लेकिन सेल फिर से सही हो सकती है, क्योर हो सकती है, तो वो हो गया रिवर्सिबल। एक होता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब होता है सेल जो डैमेज हुई है वो थोड़ा सा ज्यादा हो गई है तो उसकी वजह से वो इरिवर्सिबल है, वो सेल सही से ठीक नहीं हो सकती दोबारा से। स्वेलिंग ड्यू टू फेल्योर ऑफ आयरन पंप, फैटी चेंजेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सब एग्जांपल दिए हैं। फिर इरिवर्सिबल में क्या है, सेल इंजरी अकर व्हेन द डैमेज इज सीवियर। फीचर इंक्लूड सीवियर, इसमें कौन कौन सा आएगा, मेम्ब्रेन डैमेज, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, लीकेज ऑफ सेलुलर कंटेंट्स, अल्टीमेटली लीड टू सेल डेथ। ये इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल सेल इंजरी दो टाइप की होती है, मेन इसमें था और इसके कॉज क्या थे वो आप देख रही है। फिर अगली हेडिंग है नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, नेक्रोसिस इज अनरेगुलेटेड डेथ ऑफ सेल इन लिविंग टिश्यू, इट इज ऑलवेज पैथोलॉजिकल। जो नेक्रोसिस होती है ये हरदम पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है और नेक्रोसिस अनरेगुलेटेड, ये रेगुलेट नहीं होती है। अनरेगुलेटेड डेथ ऑफ सेल इन लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू में सेल की डेथ हो जाना, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस के कई रीजन हो सकते हैं, ऑक्सीजन का सही से वहां तक ना पहुंच पाना, कोई ट्रामा की वजह से, कोई डिजीज कंडीशन की वजह से। कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होंगी, सेल स्वेलिंग, मेम्ब्रेन रप्चर, मतलब ये जो नेक्रोसिस होती है इसमें कौन कौन सी विशेषताएं दिखेंगी, सेल में स्वेलिंग होगी, मेम्ब्रेन रप्चर होगी, और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में कौन कौन से टाइप आएंगे। कोगुलेटिव नेक्रोसिस का मतलब होता है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, एमआई जैसे हार्ट अटैक बोलते हैं, तो क्या होता है उसमें कोरोनरी आर्टरी में ब्लड नहीं जा पाता है, कोगुलेशन की वजह से जब नेक्रोसिस हो रही है उसकी वजह से आगे जाके सेल डेथ हो रही है, तो वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस। फिर है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, इसमें एग्जांपल लिखा है ब्रेन और ब्रेन इन्फ्राक्ट या फिर अब्सेस। अब्सेस मतलब होता है पस, और ब्रेन इन्फ्राक्ट मतलब ब्रेन डेथ, उसे लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस बोलेंगे। फिर है कैसियस नेक्रोसिस का मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में क्या है, बैक्टीरिया अगर है पहले से बॉडी में, लंग्स में ये ट्यूबरक्लोसिस मेनली होता है और भी बॉडी पार्ट में होता है लेकिन मेनली लंग्स को इफेक्ट करता है। लंग्स में होता है तो ये उसकी वजह से नेक्रोसिस अगर कोई बैक्टीरिया की वजह से हो रही है तो कैसियस। फैट नेक्रोसिस मतलब पैनक्रियाटाइटिस, अगर फैट का डिपोजिशन हो गया है मान लो तो फैट नेक्रोसिस। फिर गैंग्रीन, गैंग्रीन क्या होता है, गैंग्रीन इज एक्सटेंसिव टिश्यू नेक्रोसिस। गैंग्रीन जो है टिश्यू का एक्सटेंसिव नेक्रोसिस गैंग्रीन कहलाता है। फिर एक होता है ड्राई गैंग्रीन, एक होता है वेट, एक होता है गैस गैंग्रीन, तीन टाइप होता है। ड्राई में क्या होता है, जो सेल होती है सेल डेथ तो होगी लेकिन उसके बाद में सेल या टिश्यू डेथ होगी और उसके बाद में उसके नीचे कुछ एकदम ड्राई रहेगा वो, तो ड्राई गैंग्रीन। उसके नीचे में अगर अंडर में सेल डेथ हो गई और स्किन के अंडर में अगर पानी है वहां पे, वेट है, गीला है, तो वेट गैंग्रीन। एक होता है गैस गैंग्रीन, सेल डेथ उसके बाद भी वहां पे गैस का फॉर्मेशन हो रहा है नीचे, तो गैस गैंग्रीन होती है। यूजुअली ड्यू टू आर्टेरियल ऑक्लूजन टिश्यू बिकम्स ड्राई, सीवियर एंड ब्लैक। इसका मतलब है कोई आर्टरी के रप्चर होने की वजह से क्या होगा, अगर गैंग्रीन हो रहा है तो ड्राई गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन, सुपरइम्पोज्ड इन्फेक्शन इन नेक्रोटिक टिश्यू अपीयर्स swollen and moist. Gas gangrene caused by Clostridium species produces gas in tissue and life threatening. जो गैस गैंग्रीन है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। सेलुलर एडाप्टेशन में क्या होगा, एट्रोफी। सेलुलर एडाप्टेशन के कुछ टर्म्स हैं आगे पूरे पैथोलॉजी में वर्ड काम आएंगे, तो इनका देख लो। एट्रोफी का मतलब होता है डिक्रीज इन सेल साइज, जो सेल का साइज है वो डिक्रीज होना।
ड्यू टू रिड्यूस्ड फंक्शनल डिमांड और एडवर्स कंडीशन, मसल वेस्टिंग इन इमोबिलाइजेशन। एक होता है हाइपरट्रॉफी, एक होता है हाइपरप्लेसिया। जैसे सेल है उसका अगर साइज बढ़ रहा है तो होता है हाइपरट्रॉफी। अगर सेल है वो नंबर में बढ़ रही है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, तो होता है हाइपरप्लेसिया। एक होता है मेटाप्लेसिया। ये क्या है? रिवर्सिबल चेंज इन विच एडल्ट सेल। मेटाप्लेसिया में जैसे एक कोई टाइप की सेल है, मान लो कोई ए टाइप की सेल है, वो वो चेंज हो जाए, बी से बी हो जाए, उसका जो शेप है वो रिवर्स हो कर जाए, चेंज हो जाए, तो लिखा है रिवर्सिबल चेंज इन विच वन एडल्ट सेल टाइप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर स्क्वामस मेटाप्लेसिया इन स्मोक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एक एग्जांपल इसमें दिया गया है, बस याद रखो सेल का जो साइज, सेल का जो वो है टाइप की सेल है वो दूसरे से चेंज हो जाए तो ही मेटाप्लेसिया होता है। डिस्प्लेसिया मतलब डिसऑर्डर सेलुलर ग्रोथ ऑफन कंसीडर्ड प्री कैंसरस। जो सेल की ग्रोथ है वो डिसऑर्डर्ड हो जाएगी, उसकी वजह से क्या है, प्री कैंसरस आगे जाके कैंसर कॉज कर सकती है। तो ये एक होता है इसमें एग्जांपल सर्वाइकल डिस्प्लेसिया, तो आगे जाके सर्वाइकल कैंसर ये कॉज कर सकता है। अपोप्टोसिस, अपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का मतलब होता है जैसे कोई सेल है, उसकी लाइफ स्टाइल मान लो 10 ईयर है, 10 ईयर कंप्लीट होने के बाद में उसकी डेथ हो रही है तो वो होता है अपोप्टोसिस। नेचुरल सेल डेथ बोल दो या प्रोग्राम्ड सेल डेथ बोल दो। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन दो टाइप का होता है, अक्यूट होता है और क्रॉनिक। तो अक्यूट में इन्फ्लामेशन रैपिड रिस्पॉन्स टू इंजरी और इन्फेक्शन की वजह से होता है। वास्कुलर इवेंट में क्या कहोगे इसमें? वैसोडाइलेशन होगा, काजिंग रेडनेस एंड हीट, इंक्रीज्ड वास्कुलर परमेबिलिटी लीडिंग टू स्वेलिंग। सेलुलर इवेंट में क्या होगा? माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स टू द साइट ऑफ इंजरी। जहाँ पे इंजरी हुई है वहां पे माइग्रेशन होगा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या है? टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, वहां पे जाएगी और इसका नंबर जो डब्ल्यूबीसी का इंक्रीज होगा। फाइगोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस एक ये वर्क होता है डब्ल्यूबीसी का जो पैथोजन को किल करती है और उसके अगेंस्ट वर्क करती है। तो पैथोजेंस एंड डेब्रिस, फाइगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन एंड डेब्रिस, इसको खा जाना वही फाइगोसाइटोसिस होगा जब पैथोजन को खा जाए। सिस्टमिक इफेक्ट में क्या क्या होगा? अगर कोई इन्फ्लामेशन हुआ तो उसमें सिस्टमिक इफेक्ट क्या होगा? तो फीवर होगा, फीवर में एलिवेटेड व्हाइट ब्लड सेल काउंट, अभी बताया था डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा, वही लिखा है व्हाइट ब्लड सेल काउंट। इंक्रीज्ड एक्यूट फेज प्रोटीन, एग्जांपल सीआरपी। सीआरपी का फुल फॉर्म होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लामेशन वेयर टिश्यू, देखो अभी एक्यूट चल रहा था, अब क्रॉनिक है। प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लामेशन वेयर टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड हीलिंग अकर simultaneously involves the lymphocytes, plasma cell and macrophages, often result in fibrosis and scarring. Granulomatous inflammation, a specific form with granuloma formation as seen in tuberculosis and sarcoidosis, ये टीबी में और sarcoidosis में दिखेंगे granulomatous formation। सिस्टमिक इफेक्ट में क्या होगा? एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, फटीग एंड वेट लॉस, ये सिस्टमिक इफेक्ट में होगा। वुंड हीलिंग कैसे होगी? वुंड हीलिंग की इसमें प्रोसेस दिखाएंगे। तो हीमोस्टेसिस, इमीडिएट वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड क्लॉट फॉर्मेशन। फिर क्या होगा उसके बाद? इन्फ्लामेटरी फेज होगी, रिमूवल ऑफ डेब्रिस एंड पैथोजन। फिर प्रोलिफरेटिव फेज, फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू, एंजियोजेनेसिस एंड एपिथेलाइजेशन। फिर मैचुरेशन, कोलेजन रिमॉडलिंग एंड वुंड कॉन्ट्रैक्शन। फिर एक है वुंड कैन हीलिंग। जो वुंड हीलिंग है वो प्राइमरी सेकेंडरी इंटेंशन भी हो सकती है। प्राइमरी इंटेंशन मतलब होता है क्लीन वुंड एज ब्रॉथ टुगेदर। सेकेंडरी में ओपन वुंड हीलिंग बाय ग्रैनुलेशन, एग्जांपल अल्सर। तो वुंड हीलिंग है वो दो से हो सकती है, प्राइमरी इंटेंशन, सेकेंडरी इंटेंशन जो हीलिंग है उसकी। फिर नियोप्लेसिया, नियोप्लेसिया का मतलब होता है टू कैंसर, जब कोई न्यू सेल बनती है उसे नियोप्लेसिया बोलते हैं। नोमेनक्लेचर में बेनाइन ट्यूमर,
इन ओमा, एग्जाम्पल लिपोमा, फाइब्रोमा, ये एग्जाम्पल दिया गया है। जो बेनाइन कैंसर हो गए वो ओमा वर्ड से खत्म होंगे अधिकतर, उनका जो एंडिंग पॉइंट होगा वो ओमा से होगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर का है नेम्ड बेस्ड ऑन ओरिजिन, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ये जो है वर्ड ये डिपेंड करता है कौन कहाँ से किस टाइप का कैंसर है, कहाँ से उसका ओरिजिन हो रहा है। मेसेनकाइमल, नॉर्मल वीएस कैंसर सेल में डिफरेंस क्या है नॉर्मल सेल में और कैंसर सेल में? कैंसर सेल लूज कंट्रोल ग्रोथ, सो एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी एंड में इन्वेड अदर टिश्यू। जो कैंसर सेल है वो अदर टिश्यू में इन्वेड हो सकती है, उसकी जो मॉर्फोलॉजी होगी मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो एबनॉर्मल होगा। दे ऑफन इवेड एपोप्टोसिस एंड कैन डिवाइड इंडिफिनिटली, मतलब ये जो डिवाइड करती हैं इनका इंडिफिनिट, कोई डेफिनेट नहीं होता कि हाँ ये इतना डिवाइड करेंगी, इनडेफिनिट डिवाइडेशन होता है इनका, जैसे जिसे बोलते हैं अनकंट्रोल्ड। ऑफन इवेड एपोप्टोसिस, ये एपोप्टोसिस में भाग नहीं लेती, इवेड होती, इन्वेड नहीं होती। बेनाइन वीएस मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होगा? बेनाइन डिफरेंशिएट स्लो ग्रोविंग, जो बेनाइन होते हैं वो स्लो ग्रोविंग होते हैं और एनकैप्सुलेटेड होते हैं और नॉन इन्वेजिव होते हैं। और मैलिग्नेंट क्या हो गया? ये पुअरली डिफरेंशिएटेड, फास्ट ग्रोविंग, इन्वेजिव एंड कैपेबल ऑफ मेटास्टेसिस। कार्सिनोमा इन situ, a malignant epithelial tumor that has not yet invaded the basement membrane। ट्यूमर मेटास्टेसिस का मतलब क्या है? मेटास्टेसिस का मतलब होता है जब कोई एक जगह ट्यूमर है वो वहां से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए या फिर फैल जाए, स्प्रेड हो जाए, उसे मेटास्टेसिस। तो ट्यूमर मेटास्टेसिस स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम द प्राइमरी साइट टू डिस्टेंट लोकेशन। जब एक जगह प्राइमरी साइट जहाँ पे थी, मान लो ओरल कैंसर है, ओरल कैंसर जाके आगे स्टमक कैंसर हो जाए, इंटेस्टाइनल कैंसर हो जाए, तो ये उसका मेटास्टेटिस साइट हो गई। मैकेनिज्म कैसे होगा? डिटैचमेंट, इन्वेजन, एंट्री इनटू ब्लड। सबसे पहले क्या है? डिटैचमेंट हुआ, फिर इन्वेजन हुआ उसका, उसके बाद वो ब्लड में एंट्री किया, ब्लड या लिम्फ में, सर्वाइवल इन सर्कुलेशन, उसके बाद ब्लड में जाएगा, उसमें लिम्फ में जाएगा, क्या होगा? वो सर्कुलेट होगा, फिर जो एग्जिट होगा कि वही बॉडी टिश्यू के उसमें जाके ग्रोथ करेगा, वही इसका मैकेनिज्म होता है कैंसर का। रूट क्या होगा? लिम्फेटिक स्प्रेड या फिर हिमेटोजेनस, मतलब ब्लड से होगा। जो ब्लड वाले होते हैं नॉर्मल सार्कोमा वाले होते हैं, लीवर लंग्स कैंसर, ये मेनली ब्लड से होते हैं। और लिम्फेटिक से कॉमन इन कार्सिनोजेंस, एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर और गिल्ली नोड्स। अगली हेडिंग है ट्रांसकोलियोमिक स्प्रेड अक्रॉस बॉडी कैविटीज, एग्जाम्पल ओवेरियन कैंसर। सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस, थ्रोम्बोसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट विद इन ए वेसल्स कॉजेज इंडोथेलियल इंजरी, ये कॉज कर सकती है आगे जाके जो ब्लड वेसल है इंडोथेलियल इंजरी। स्टेसिस ऑफ ट्यूबर, स्टेसिस और टर्बुलेंस ऑफ ब्लड फ्लो, हाइपर कोगुलेबिलिटी, complication, embolism, infarction, embolism, a detached intravascular mass carried by circulation to a distant site. Types में thromboembolism, fat embolism, air embolism, amniotic fluid embolism. Can cause infarcts in brain, lungs, kidney. Shock क्या है? A state of inadequate tissue perfusion is called shock. शॉक में क्या होता है? जो टिश्यू परफ्यूजन होता है वो सही से नहीं होता। फिर शॉक के टाइप क्या है? हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक का मतलब होता है जब बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम की कमी हो जाए, मतलब ब्लड या फिर फ्लूइड जो है वो लॉस हो जाए, उसकी वजह से क्या होगा? बॉडी में जो फ्लो हो रहा था ब्लड का या फ्लूइड का वो कम हो जाएगा, तो क्या होगा? टिश्यू परफ्यूजन सही से नहीं होगा, तो हाइपोवोलेमिक शॉक। सब में टिश्यू परफ्यूजन नहीं होगा, बस सबका जो कॉज है उसके बेस पे टाइप ऑफ शॉक है। कार्डियोजेनिक शॉक ड्यू टू हार्ट फेलियर, इसका मतलब है जो शॉक है वो कार्डियोजेनिक है, जेनिक मतलब जनरेट होना हार्ट से है। मान लो जैसे हार्ट फेलियर है या हार्ट की कोई डिजीज है जिसकी वजह से क्या है? हार्ट ब्लड को पंप ही नहीं कर पा रहा है, तो हो गया कार्डियोजेनिक शॉक। जब हार्ट ब्लड नहीं पंप करेगा तो ब्लड पार्टी से टिश्यू तक जाएगा नहीं, तो टिश्यू परफ्यूजन नहीं होगा। सेप्टिक शॉक, मान लो कोई इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से सिस्टमिक इन्फ्लामेशन हुआ है, मतलब ब्लड में जो ब्लड की आर्टरी में इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या है?
ब्लड सही से नहीं जा पा रहा है टिश्यू तक तो वो सेप्टिक शॉक होता है। तो ये टाइप ऑफ शॉक होते हैं। डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या होगा? इडेमा, इडेमा का मतलब होता है एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन इंटरस्टिशियल टिश्यू। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है बिटवीन टू सेल्स जो हैं उनके उस स्पेस में जब एक्यूमुलेशन फ्लूइड का होगा, एडिमा होता है। कॉज क्या होगा इसका एडिमा का? इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसका बढ़ना, एग्जांपल हार्ट फेलियर में होता है। डिक्रीज प्लाज्मा अनकोटिक प्रेशर, एग्जांपल हाइपोएल्बुमिनेमिया। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट में क्या आएगा? ट्रांसुडेट जो होते हैं उनमें प्रोटीन कंटेंट कम होता है और ये कॉज होते हैं इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से और डिक्रीज अनकोटिक प्रेशर। एग्जांपल में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा, जिसे CHF भी कहते हैं शॉर्ट में। एक्सुडेट में क्या होता है? एक्सुडेट में जो प्रोटीन होता है वो हाई होता है ड्यू टू इन्फ्लामेशन एंड इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। एग्जांपल पस इन इन्फेक्शन। तो ये थी पहली यूनिट जो यहाँ से इंड है, 20 मिनट में खत्म हो गई है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। नोट्स अच्छे हैं इसमें, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो पॉज करके और शेयर कर लें अपने कॉलेज ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड सर्किल में। नोट्स तो अच्छे हैं, फाइन। और बची हुई यूनिट्स भी इस चैनल पे हैं, जिसे देखना है जाके देख सकता है।